अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 17 जुलाई को पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन हलकों में बड़े मुकाबले PTI और हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के दरमियान हैं। तो ये सिर्फ 20 सीटें हैं, तो सिर्फ ये 20 सीटें, लेकिन पंजाब असम्बली की 372 सीटों पर ये भारी हैं, क्योंकि ये 20 सीटें, बल्कि इनमें से भी 13 सीटें ये फैसला करेंगी कि पंजाब के तख्त का बादशाह कौन होगा। तहरीक इंसाफ को 13 जबकि मुस्लिम लीग नवाज को 9 सीटें चाहिए। फिर जो इलेक्शन जीत जाएगा वो बयानियों की जंग भी जीतता नजर आएगा, क्योंकि ये 20 सीटें इन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की हैं जो इमरान रजीम चेंज के दौरान अपनी पार्टी बदल कर उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट देने गए थे, जबकि उनके वोटों को गैर कानूनी करार देकर इलेक्शन कमीशन के जरिए उन्हें डी सीट भी कर दिया गया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डी सीट एक सजा थी जो किसी जुर्म के मुर्तकिब शख्स को दी जाती है। अगर ऐसा है तो क्या ये बात तो वोटर्स पर असर डालेगी? अगर वोटर्स भी इसे जुर्म समझ लें तो क्या इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया तस्लीम तस्वुर किया जाएगा? और अगर अपने वोटों के साथ मुनहरिफ होने वाले अरकान को दोबारा चुन लेते हैं तो फिर इमरान खान का बयानिया ना मानते हुए नई मुत्तहदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर दिया जाएगा, जो 2023 से आम इंतखाबात का जो एक मूड है ये भी सेट कर देगा। ये ज़िमनी इंतखाब एक ऐसे वक्त में नाजरीन हो रहा है जब सूबे और मरकज़ में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, यानी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी मशीनरी उनके पास है, सारे वसाइल उनके पास हैं, जबकि इस इलेक्शन के मुनसिफ यानी इलेक्शन कमीशन पर भी इमरान खान बेएतमादी का इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार कर दिया है। यही नहीं बल्कि धांधली के इल्ज़ामात अभी से लगना शुरू हो चुके हैं। ऐसी सूरत में क्या तहरीक इंसाफ पंजाब के तख्त का फैसला अगर उनके खिलाफ आता है उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऐसे में इदारों के लिए ये इलेक्शन भी एक इम्तिहान बन गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जहां इंतखाबात में हुकूमत के धांधली करने की बात की, वहीं इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज़ात के साथ साथ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को भी धांधली करने की प्लानिंग का हिस्सा करार दिया। अब ये मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है, ये भी हम पूछेंगे अपने मेहमान से। चक झुमरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि नून लीग को खबर मिल चुकी है कि 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और अब ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। क्या कहा इमरान खान ने, जरा देखिए। 17 तारीख को आपने निकलना है, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। आपने एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। कौम खड़ी है तहरीक इंसाफ के साथ और खास तौर पे लोटों को बल्लों से फेंटा देखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक का वक्त है। उनका ये मरियम नवाज का मानना है कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत यकीनी और हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। मरियम नवाज ने लाहौर में खिताब करते हुए इमरान खान के साथ साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि लाहौर वालों, आपको इमरान खान से पूछना चाहिए कि तुम्हारा वज़ीर आला कहाँ है। क्या कहा मरियम नवाज ने, ये भी देखिए। लाहौर वालों, इससे पूछना बनता है ना कि मैं तो फख्र के साथ अपने भाई हमजा शहबाज शरीफ के लिए कैंपेन कर रही हूँ, वो हमारा वजीर आला है। लेकिन इससे पूछना बनता है ना कि इमरान खान तुम्हारा वजीर आला कहाँ है? आपके ऊपर जो 4 साल कठपुतली बन के बुज़दार बैठा रहा, किसी एक भी जलसे में उसको देखा? लाहौर को तो ये भी नहीं पता कि वजीर आला बुज़दार था, फरागोगी थी या पिंकी पीरनी थी। तहरीक इंसाफ के लिए ज़िमनी इंतखाबात को लेकर एक हैरानकुन पहलू ये भी है कि जिस काफिले के परवेज़ इलाही को PTI वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इस परवेज़ इलाही ने हालिया इलेक्शन की कैंपेन में किसी किस्म का मुतासर कुन किरदार अदा नहीं किया। तो ऐसे में PTI इलेक्शन जीतने के बाद परवेज़ इलाही को वज़ीर आला क्यों बनाएगी और क्या हुकूमत बनाने के बाद सूबे की असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली पर भी अमल किया जाएगा? इस सारी सिचुएशन पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। अब एक ऐसा माहौल बन चुका है
जो लग रहा है कि जैसे जनरल इलेक्शंस हो रहे हों, आम इंतखाबात हो रहे हों, एड़ी चोटी का दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई कह रही है कि नून लीग को खबर हो चुकी है कि सारी 20 की 20 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीतनी है। नून लीग मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये सारी की सारी सीटें जो है ना वो नून लीग जीतेगी, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। इतनी पक्की इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास कि 20 की 20 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीतनी है? देखिए, तहरीक इंसाफ का अपना एक मानना है, हमारे यकीन है, और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का अपना बयानिया है। आप दोनों की ना सुने ना, आप ना हमारी सुने ना उनकी सुने। आप वो तमाम सर्वेज देख लें जो इस वक्त पिछले 2 हफ्ते के अंदर आए हैं, चाहे वो रिसर्च एजेंसीज के हों, वो टेलीविजन चैनल्स के हों, वो सोशल मीडिया के आउटलेट्स हैं उनके हों। हर सर्वे के मुताबिक एक बड़ी तादाद में सीट्स जो हैं वो कल परसों जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीतने के लिए जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक ही नहीं कि एक इंडिपेंडेंट राय जो है, जो सर्वेस के ऊपर मुनसर है, जो सिर्फ घर बैठ के कयास आराई नहीं है या अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं है, वो तो तमाम इस वक्त यही बताते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो परसों कामयाब होने वाली है और उसके बाद 22 तारीख को परवेज इलाही जो है वो वजीर आला असद उमर साहब, जो वोटिंग वाला दिन होता है उस दिन की जो सियासत है बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ा माहौल उस दिन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपको पता है हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है बहुत ज़्यादा एक इलाकाई सियासत उसमें इन्वॉल्व होती है, डोमेस्टिक वहाँ के जो मसाइल किसने हल किए हुए होते हैं उस पर बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, फिर बिरादरी की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा वोट किए जाते हैं। जो मुनहरिफ अरकान हैं जो उस वक्त जीते थे, जाहिर है उनका भी इलाके में एक असर रसूख है। लोगों ने अगर उनको वोट दिया है तो आप समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान के नाम पर उनको वोट दिया है? उनकी अपनी भी इलाके में एक सियासत है, कुछ लोग बिरादरी के नाम पर सियासत करते हैं। लोग इस सोच के साथ वोट देते हैं कि ये हमारी बिरादरी है, हमारी जद्दी पुश्ती, हमारे जो बुजुर्गों ने इनको वोट दिया, हमने भी इसी पार्टी को वोट देना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और दूसरी बात, एक बयानिए को लेकर आप लोग सियासत कर रहे हैं, अमरीकी साजिश का बयानिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो बिल्कुल एक उस बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर परवेज इलाही साहब की बात करें, वो उस तरह एक्टिव हमें नजर नहीं आए हैं। तो लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं इन इलेक्शंस को लेकर। लेकिन अगर आप मुझसे वो एक एक करके सवाल पूछ लें तो ज्यादा आसानी से जवाब हो जाएगा। पहला आपका जो सवाल ये था वो ये है कि कुछ हलकों के अंदर, तमाम नहीं, लाहौर की 4 सीटों में इलेक्शन हो रहा है, शेखुपुरा शहर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ सीटों के अंदर ज़रूर ऐसा है, ख़ास तौर पे दही इलाकों पे जहाँ बरादरियाँ मैटर करती हैं, जहाँ आप सियासी असर और रसूख आपका कितना रहा है वो मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर शायद अब कोई एक भी सीट ऐसी नहीं बची होगी जहाँ, या अगर बची होगी तो 2 या 4 ही होगी, जहाँ बिल्कुल इनफरादी तौर पर इलेक्शन जीता जा सकता है। अब ये होता है कि पंजाब के अंदर ये सूरत हाल आ गई है, दही इलाकों के अंदर भी पार्टी का वोट बैंक मिलता है, इनफरादी वोट बैंक से तो फिर सीट निकलती है। ये दुरुस्त है कि सिर्फ पार्टी के वोट बैंक के ऊपर सीट्स नहीं निकलती है। अब तहरीक इंसाफ के लोग कौन खड़े हुए? ये लोग जो खड़े हुए हैं ये भी बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान खड़े हुए, जो हमारे दही इलाकों में खड़े हुए, ये बड़े बड़े सियासी खानदानों के लोग खड़े हुए। यहाँ मोहसिन जतोई और यासिर जतोई खड़े हुए हैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर, सैफ खोसा खड़े हुए हैं आपके डीजी खान के अंदर। इसी तरीके से आपके पास अगर हम उधर बक्कर देख लें, वहाँ इरफान नियाजी खड़े हुए हैं, जंग में अपने नवाज बरवाना खड़े हुए हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भक्कर की आपने बात की, भक्कर से आजाद उम्मीदवार 69,000 वोट लेकर जीते थे। उस वक्त नून लीग के 44,000 वोट थे। पीटीआई उस वक्त तीसरे नंबर पर आई थी। अगर आप 11 हल्के ऐसे हैं जहां आजाद इलेक्शन लोग जो है ना वो जीत कर आए थे, और फिर 11 में से 6 ऐसे हैं जिसमें नून लीग और जो पीटीआई थी वो बड़ा क्लोज थी। तो सिचुएशन कुछ खुलकर ऐसे सामने आती है, शायद आप इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि एक जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो आप लोगों के साथ उस वक्त मिल गए थे, जो मुनहरिफ हो गए बाद में, उनके वोट काउंट करें और नून लीग का अपना वोट बैंक, अगर इन दोनों को मिला लें तो वोट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बीबी, ये जो तमाम सर्वेज हो रहे हैं ना, ये कयास राही के ऊपर नहीं हो रहे हैं, ये उन्हीं हलकों में हो रहे हैं, उन्हीं वोटर्स की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। और वो तमाम सर्वेज जो हैं वो कहानी कुछ और दिखा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हर इलेक्शन का डायनामिक मुख्तलिफ होता है। जो वोट मिले थे, आप इसको चले इस तरीके से देखें, वहां पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट खड़े थे ना, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिले, वहां लोटों को टिकट मिले। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इस वक्त क्या कर रहे होंगे? मैं जो पहला इलेक्शन लड़ा था, बाय इलेक्शन लड़ा था,
तो उस वक्त टिकट जो है, जो उससे पहले एमएनए रह चुके थे अंजुम वकील खान, उनको नहीं मिला था टिकट, जो है अशरफ गुज्जर को मिला था। तो उसके बाद अंजुम वकील खान ने कितनी अशरफ गुज्जर की हिमायत की और कितने उनको वोट डलवाए, वो आप इस्लामाबाद में किसी लोगों से मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों को जिन्होंने उनको इग्नोर किया है, वो जाहिर है वो इन लोगों का तो साथ नहीं देंगे। मुनर्रिफ का ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों का भी तो अपना एक वोट बैंक है ना। देखिए, आज़ाद उम्मीदवार, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक डायनामिक होती है, उस डायनामिक के अंदर जो है वो फैसले किए जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार का ज़रूर वोट होगा। मैं आपको सिर्फ मुकम्मल कर रहा था, मैं जो आप कह रहा था ना कि ये बिल्कुल ज़रूर है कि इनफरादी जो खड़ा हुआ है, वो जो खड़ा हुआ है उसका अपना देही इलाकों के अंदर अक्सर इनमें से कैंडिडेट्स नून लीग के भी और तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जिनका अपना अपना वोट बैंक भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब की सियासत के अंदर सिर्फ इनफरादी वोट बैंक से सीट निकलती नहीं है, पार्टी वोट बैंक आप किसी सियासी मुबस्सिर से पूछ लें। अगर 2018 के इलेक्शन से बेहतरी इस वक्त या तब्दीली कोई आई है ना, वो ये है कि देहातों के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ गया है। वो दो वजह से बढ़ा। एक तो ये कि किसान को जितनी खुशहाली मिली पिछले 2 साल में, खास तौर पे वो पहले कभी भी नहीं मिली थी। फसलें भी रिकॉर्ड हुई, कीमत भी मिली उसको पहली दफा, तो एक खुशहाली आई, उसकी वजह से एक पजीराई बढ़ी तहरीक इंसाफ की देहातों के अंदर। दूसरा, ये जो बयानिया है, और ये बयानिया कैसे फैला है, आप तो मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया सेवी हैं। इस वक्त आप टिकटॉक के ऊपर देख लें, इमरान खान के बयानिए के ऊपर, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानिए के अंदर सबसे ज्यादा वीडियो जो है वो देहातों से बन रही है, वो पिंडों के अंदर बात फैल गई है। तो इस वक्त की सूरत हाल, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि तमाम इंडिपेंडेंट सर्वेस के मुताबिक, जाहिर है मैं तो ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ जीत रही है, जाहिर है मरियम नवाज ये कहेगी मुस्लिम लीग नून जीत रही है, लेकिन वो जो ना तहरीक इंसाफ के हैं और ना मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी तकरीबन तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जीत रही है इलेक्शन। फिर आपने 2 और सवाल पूछे थे, देखा मैंने इसलिए कहा था अब मुझे याद दिला दें दूसरे 2 सवाल क्या थे। दूसरा एक मैंने ये पूछा, परवेज इलाही हमें नजर नहीं आए कहीं कैंपेन्स में, फिर जो एक बयानिए की आप बात कर रहे हैं, चले उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, परवेज इलाही कहीं एक्टिव नजर नहीं आए, हमें बुज़दार साहब कहीं एक्टिव नजर नहीं आए। परवेज इलाही जो है बाय द वे वो कर रही थी, किसी जलसे में नजर नहीं आया। उस्मान बुज़दार कल के जलसे के अंदर वहां पे मौजूद थे, स्टेज पे इमरान मैंने कहा एक्टिव उस तरह नजर नहीं आए। लेकिन ये सही है कि उस्मान बुज़दार सारे पंजाब के अंदर कैंपेन नहीं कर रहे हैं, जहां पे उनकी ज्यादा स्ट्रेंथ है वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। वहां पे तो हमजा शहबाज और मरियम नवाज है ना, इनकी तो खानदान की पार्टी है, ये तो जागीर है, ये कोई सियासी पार्टी थोड़ी है, तो वो जागीरदारी करेगा ना वहां पे कैंपेन। वहां पर मैं आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी आपको कितनी जगह कैंपेन करते हुए नजर आए? वजीर आजम रह चुके हैं, आप तो वजीर आला की बात कर रही हैं, वजीर आजम रहे में हाँ नजर आए आपको कैंपेन करते हुए? किसी जलसे में नजर आया आपको शाहिद खान अब्बासी? तो मरियम नवाज और हमजा जो कि जागीरदार है पार्टी का, उनका मुकाबला उस्मान बुज़दार से नहीं बनता। अच्छा, परवेज इलाही की जहां तक बात करें, देखिए परवेज इलाही जो है उनकी सियासत के अंदर ताकत जो है वो गठजोड़ है, बरादरियां हैं, मखसूस हलकों के अंदर उनका असर रसूख है, और सबसे ज्यादा इलेक्शन लड़ने की साइंस और तजुर्बा उनके पास है। वो जो उनकी तमाम स्ट्रेंथ्स हैं वो हमारे साथ बिल्कुल क्लोजली वर्क कर रहे हैं। खासतौर पे मेरी और मुनिस की तो तकरीबन रोजाना बात होती है, हम बड़े बिल्कुल मिलकर चल रहे हैं। जो अवामी सपोर्ट है वो अवामी सपोर्ट जो है वो इमरान खान की है, तो हमें परवेज इलाही के जलसे नहीं चाहिए, हमें उनकी जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं हमें वो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा धज्जियां उड़ा के रख दी, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हमारे बयानिए के बारे में? हमारा बयानिया गैर आईनी है, वो रूलिंग ही गैर आईनी थी। आप देखें ना रूलिंग थी क्या कि एक साजिश की बुनियाद पर जो है वो एक आप लोगों की हुकूमत जो है ना वो गिराई गई। यही बात की थी ना उस दिन असद आपके डिप्टी स्पीकर साहब ने, यही बात की थी ना, तो यही उन्होंने कहा कि गैर आईनी रूलिंग थी वो कसूरी साहब ने। सुन ले ना मेरी बात, सुन ले, उन्होंने बयानिए पे तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा साजिश नहीं हुई, उन्होंने तो मेरिट्स ऑफ द केस देखे नहीं। वो कहते हैं हमने मरासला पढ़ा ही नहीं, हालांकि उनको मरासला दे दिया गया था, सदर पाकिस्तान की तरफ से उनके पास गया, स्पीकर कौमी असेंबली के पास से उनके पास गया, लेकिन वो कहते हैं हमने तो मरासला पढ़ा ही नहीं। उन्होंने तो मेरिट्स ऑफ द केस यानी हमारा जो बयानिया है उसके ऊपर उसका तो जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये गैर आईनी फैसला था। हमारा मानना ये है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ये आईनी बुनियाद के ऊपर कमजोर फैसला है, ये ठीक फैसला नहीं है, हम उसकी तनकीद उस पर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारे बयानिए के बारे में तो एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन आप लोगों ने मतन दिखाया कहां? फैसले में लिखा गया है कि बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक मरासले का हवाला तो दिया गया, लेकिन अदालत को दिखाया नहीं गया। सील्ड एनवेलप रिकॉर्ड के ऊपर हमारे लॉयर ने सील्ड एनवेलप जो है वो जमा कराया असेंबली के अंदर,
स्पीकर कौमी असेंबली ने जो है वो खत लेके साथ भेजा और उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान ने भी भेजा। तो तीन सोर्सेस से तो उनके पास पहुंच चुका है। वो नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो नहीं फैसला करना चाहते कमीशन बनाने का, जिस तरीके से माजी में बनाती रही है सुप्रीम कोर्ट। इस दफा उन्होंने फैसला किया है कि हालांकि इतनी बड़ी साजिश का एक इल्जाम है, सदर पाकिस्तान सबसे बड़े आईनी दफ्तर का जो ओहदेदार है वो कह रहा है कि यहां तहकीकात होनी चाहिए। आप चलें बाकी सियासी तो छोड़ दें, जो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है सदर पाकिस्तान वो कह रहा है यहां पे तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहता, तो वो तो मरासला पढ़ने के लिए तैयार है। अदालत ने यह भी तो कहा ना कि साबिक हुकूमत ने तो किसी किस्म की तहकीकात नहीं करवाई, ना ये बताया है कि किसने बैरूनी साजिश की है। हुकूमत ने 31 मार्च तक मरासले की तहकीकात कराई, ना ही ऑपोजिशन के सामने हकायक रखे। ये अदालत ने सब चीजें अपने फैसले में लिखी हैं कि आप इमरान खान वजीर आजम थे, सब इदारे आपके मातहत थे, आपको अपने ताई तो इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए था। 27 मार्च तक इंतजार करते रहे। अच्छा, 8 तारीख को मरासला पता चला है और उसके 3 हफ्ते के बाद हुकूमत खत्म हो चुकी थी। उस 3 हफ्ते के अंदर ये इतनी बड़ी तहकीकात मुकम्मल कर लेते और ये बिल्कुल आपने कहा है, मेरे ये मानना ये है कि ये गलती आपसे हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि अगर ये कहा होगा तो ये हकीकत पर मबनी नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत ने 31 मार्च तक मरासले की तहकीकात कराई, ना ही ऑपोजिशन के सामने हकायक रखे। अच्छा, पहली दोनों चीजों का मैं जवाब देता हूं। कमीशन बनाया, कमीशन बनाने उसका तो हेड कमीशन का अनाउंस कर दिया था और वो उसके बाद वो उन्होंने फिर हुकूमत बदल गई तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली, उसके अंदर शामिल नहीं हुए। तो पहली बात तो ये रिकॉर्ड के ऊपर दुरुस्त बात नहीं है कि तहकीकात करने की कोशिश नहीं की गई। दूसरे, स्पीकर कौमी असेंबली ने उनको खत लिख के, मैं दोबारा तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, उनसे कहा कि इसको देखें। हमारे लॉयर ने वहां खड़े होकर, मैं कोर्ट में मौजूद था, उन्होंने कहा कि जनाब आप इसको देखें तो कि जिस बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने रूलिंग दी है उस बुनियाद को तो देखें, उस मरासले को तो देखें, उसकी तो तहकीकात करें। नहीं किया। फिर आपने कहा कि ऑपोजिशन को नहीं बताया गया। ये तो मैं क्या बोलूं, अब सुप्रीम कोर्ट है, उनको ज्यादा कुछ बोला भी नहीं जा सकता। फवाद चौधरी साहब बहुत कुछ बोल चुके हैं। सारे पाकिस्तान के अखबारों ने, सारे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया कि आज जो कौमी सलामती कमेटी है नेशनल असेंबली की, उसकी मीटिंग कॉल की जाएगी। उसमें तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं उनको मदऊ किया गया। वहां पर मैंने ब्रीफिंग दी, मैं खुद जाती तौर पे मैंने ब्रीफिंग दी। एक भी ऑपोजिशन का आदमी वहां पे आने के लिए तैयार नहीं था, एक भी नहीं आया। वो कौन बोल रहे कि हमने ब्रीफिंग नहीं दी? हम तो उनको बोल रहे हैं कि आए। ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई है, ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुई है, सारे पाकिस्तान के मीडिया ने उसको नजर किया है। कमाल बात कर रहे हैं आप। मैं तो फैसले की बात करूं जो फैसले में लिखा हुआ। असद, आखिरी सवाल का असद साहब जवाब दे दें। ये बार बार मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र किया जाता है, देखने वाले, सुनने वाले, हम जैसे बड़े कंफ्यूज हैं कि कौन मिस्टर एक्स है, कौन मिस्टर वाई है। जब चेयरमैन साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लेना चाहेंगे तो वो जरूर ले देंगे। तो फिर वो बातों का जो लुबे-लुबाब है वो किसी को समझ नहीं आता ना, अधूरी रह जाती हैं बातें। कोई बात नहीं, जब वो वक्त आएगा, जब वो समझेंगे कि सही वक्त है, उसको तो लेकिन आपको तो पता है ना वो कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको भी नहीं पता, आपने पूछा भी नहीं? नहीं, मैं जो चीज जो है ना, जितना मुझे पता है कि जो चेयरमैन जितना डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो उतनी बात बताते हैं, तो उससे ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है। जब वो सही समझेंगे, जब वक्त है, तो उस वक्त वो जरूर बता देंगे। असद उमर का और शाजिया ज़ीशान का तजस्सुस पूरा करने के लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब वो समझेंगे कि सही वक्त है, उस वक्त वो बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। इस वक्त मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर मज़हर साहब एक ऐसा सियासी माहौल बन चुका है कि दोनों तरफ से सरधड़ की बाजी लगाई जा रही है। नून लीग भी भरपूर तरीके से, मरीम नवाज़ ने कैंपेन चलाई, बड़े बड़े जलसे किए, इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे किए, भरपूर तरीके से PTI ने कैंपेन चलाई। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 20 हलकों के इंतखाबात हैं एक मोड सेट कर देंगे आने वाले आम इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का, आम इंतखाबात का? शुक्रिया शादिया। देखिए, सबसे एक जो मुस्बत इस पूरी कैंपेन में मुझे पहलू लगा वो ये कि कोई वायलेंस नहीं हुआ। हालांकि जितनी कशीदगी है इस इलेक्शन की और जितनी इसकी हाइप बनी हुई है,
उस लिहाज से ऐन मुमकिन था कि कुछ जगहों पे हमें ये इत्तलात आती हैं कि वायलेंस हुआ है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लाह अच्छी करे बात इंतखाबात वाले दिन, वोटिंग वाले दिन भी ऐसे पुरअमनी रहे सब कुछ। जी हाँ बिल्कुल। ज़्यादा नॉर्मली जो टेंशन होती है वो जाहिर है वोटिंग और फिर काउंटिंग, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं। अब देखना ये है कि जाहिर है दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन में अगर दोनों की तरफ से तकारीर देखें तो वो लोकल इश्यूज़ पर तकारीर नहीं हैं। वो ज़्यादातर आप चाहे इमरान खान को ले लें, इमरान खान का तो अपना एक बयानिया चल रहा है, वो उसी के गिर्द उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है। और वो उसके जवाब में मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी इमरान खान को अटैक कर रही हैं, पीटीआई को अटैक कर रही हैं, उनकी पॉलिटिक्स को अटैक कर रही हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि पूरे 20 जगहों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। हो सकता है कि जो कॉर्नर मीटिंग्स कैंडिडेट्स कर रहे हों वो लोकल इश्यूज़ पर बात कर रहे हों, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं उन्होंने उस इलाके के, जिस इलाके में वो खिताब कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना इमरान खान साहब की तकारीर में भी और ना ही मरियम नवाज़ साहिबा की तकारीर में कि वो जो लोकल इश्यूज़ हैं, कुछ जगहों पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इनकी बात हुई, लेकिन मेन इश्यूज़ की हमने नहीं सुना। लेकिन वोटर जो है, आपको क्या लगता है परसों जब वोटिंग के लिए निकलेगा, क्या वो आम अपने मसाइल को जहन में लेकर वोटिंग के लिए निकलेगा, या वो गुस्सा निकालेगा उन मुनहरिफ अरकान पर, या वो अपनी इलाकाई और एक जो बिरादरी की सियासत होती है उस बुनियाद पर वोट देने निकलेगा? और फिर आपको नहीं लगता जो मुनहरिफ अरकान की जो जीत या हार होगी वो एक लोगों का माइंडसेट पढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी और एक फिर मूड सेट हो जाएगा आम इलेक्शंस का? देखिए शादिया, ये तो इससे ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कई लिहाज से, दोनों पार्टियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है ये इलेक्शन कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं और इतनी नशिस्तें हासिल कर लेते हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट हमजा शहबाज की उसको टॉपल कर दें, उसके बाद देखना ये है कि इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। वो परवेज़ इलाही को बहैसियत वज़ीर आला बरकरार रखेंगे अगले इलेक्शन के लिए, या वो कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे और तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के मरकज़ी हुकूमत पे एक दबाव डालेंगे कि नए इंतखाबात कराए जाएँ। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये इलेक्शन इस लिहाज से बहुत आपको क्या लगता है आम इंतखाब फौरी इलेक्शंस का इनका मुतालबा तो है, तो सूट तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ को, आपको नहीं लगता यही करेगा कि असम्बली को डिसॉल्व करके अपनी KPK से भी और पंजाब से भी प्रेशर डालने में इन्हें फिर आसानी होगी, इनका मुतालबा भी माना जा सकता है? देखिए पहली चीज़ तो ये कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा सीटें ले लेते हैं तो इमरान खान जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे। और ड्राइविंग सीट से मुराद मेरी ये है कि ये इलेक्शन फिर वो कहेंगे कि ये इलेक्शन विक्ट्री है न सिर्फ उनके बयानिए की, बल्कि ये शिकस्त है शरीफों की, जरदारीज़ की और न्यूट्रल्स की। तो वो क्रेडिट लेंगे इस विक्ट्री का इन तमाम लोगों को हरा कर। वो जाहिर है वो अपना उनका नैरेटिव मजबूत होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए क्या चैलेंज है? मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज है कि उनकी अब तक की जो रेपुटेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है इंटैक्ट है पंजाब में, वो पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, और अगर वो जीत जाते हैं तो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री को रिटेन करेंगे। तो अगर वो ये हार जाते हैं इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून सिर्फ इन 20 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज वो उन पर असरअंदाज नहीं होंगे, बल्कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए उनके लिए मुश्किलात में। लेकिन आपको नहीं लगता एक पॉजिटिव एज ये है मुस्लिम लीग नून को कि इत्तेहादी जमातों का भी ज़ाहिर सपोर्ट उनको मिलेगी, वो वोट भी उधर जाएगा, तो फिर जो मुनहरिफ अरकान है उनका भी अपनी एक सियासत है उस इलाके की, अपना एक वोट बैंक है उनका, तो मुस्लिम लीग नून को बहुत सारे तरीक़ों से एज तो हासिल है। देखिए ज़ाहिर है उनकी एक पुरानी एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स भी है, इत्तेहादियों की सपोर्ट भी हासिल है उनको, और बहुत सी सपोर्ट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हासिल होगी। लेकिन जो एक रिएक्शन हो सकता है जो विद इन मुस्लिम लीग जो इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके अपने लोग खुश नहीं हैं, नाराज़ हो गए जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में वो खुश नहीं हैं। तो ये सारे फैक्टर देखना ये है कि इस पोलराइज, क्योंकि बहुत पोलराइज इलेक्शन होगा, इसमें बहुत कम वोटर है जो अनडिसाइडेड होगा। ज़रूर तहरीक लब्बैक भी इसमें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन जितना पोलराइज इलेक्शन है उसमें मुझे लगता है कि टर्न आउट ज़्यादा होने जा रहा है, और ना सिर्फ टर्न आउट ज़्यादा होगा
बल्कि इसके नताइज में देखना यह है कि इसके नताइज में कितना नया वोटर आता है, कितना नया वोटर जो है वो पोलिंग टर्न आउट की जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े जलसों को देखकर कर रहे हैं कि अगर बड़ी तादाद में लोग मरियम नवाज के जलसों के लिए भी निकल रहे हैं, पीटीआई के जलसों के लिए भी निकल रहे हैं, तो टर्न आउट भी ज्यादा होगा? नहीं, इसलिए कि इसके जो फॉल आउट है, यानी इस इलेक्शन के नतीजे में पंजाब की जो वजारत आला है वो या रहेगी या जाएगी। हाँ। किसी ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये डिटरमिन करेगा कि पंजाब में हमजा शहबाज की वजारत आला रहेगी या परवेज इलाही आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से इलेक्शन है, इसलिए बहुत ही पोलराइज्ड जो है वो वोटर होगा और इसीलिए टर्नआउट ज़्यादा होगा, क्योंकि टेंस है इलेक्शन, कंपटीशन बहुत सख्त है और एक दूसरे को न सिर्फ ये कि शिकस्त देना उनके लिए बल्कि आइंदा की सियासत को डिटरमिन करेगा कि पंजाब में जो है वो, क्योंकि अगर पीटीआई जीत जाती है तो वो ये मैसेज बहुत क्लियर कर देगी पंजाब के लोगों को। वो जीतने से ज्यादा धांधली की बातें कर रहे हैं, वो धांधली का शोर पीटीआई ज्यादा मचा रही है। आप देखें इमरान खान का कोई एक ऐसा जलसा मुझे बताते हैं जिसमें उन्होंने ये बात ना की हो कि धांधली होगी, इन्होंने धांधली करनी है लेकिन हमने उसको शिकस्त देनी। वो धांधली की बातें तो पहले ही कर रहे हैं। देखिए इमरान खान, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो ये नहीं कह सकती ना कि धांधली होगी। हाँ। गवर्नमेंट तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, इलेक्शन इमरान खान ही लगा सकते, या जो भी वक्त की अपोजिशन होती है वो इल्ज़ाम लगाती है। इम्पॉर्टेंट ये कि इमरान खान अपोजिशन पे प्रेशर डाल रहे हैं और वो वाज़े तौर पे ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर जी इलेक्शन भले धांधली भी हो जाए तब भी हम 20 की 20 नशिस्तें जीतेंगे, वो तो ये क्लियर कट, लेकिन इलेक्शन के नताइज पर डिटरमिन करता है। अगर हमजा शहबाज 9, 10, 11 सीटें ले जाते हैं, यानी मुस्लिम लीग नून ले जाती है, तो फिर इमरान खान इस नताइज को नहीं कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहबकार मजहर अब्बास साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद के ख़िलाफ़ रोलिंग से मुतालिक एक डिटेल्ड फ़ैसला जारी किया और वाज़े किया है कि इस पूरे केस के दौरान बेंच के सामने खुफिया साइफ़र का मुकम्मल मतन रखा ही नहीं गया, ना ही तहरीक इंसाफ बैरूनी साजिश के शवाहिद दे सकी है। अदालत उज़्मा का 86 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अतिया बंदियाल ने तहरीर करते हुए लिखा कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फ़ैसला गैर आइनी है। अदालत ने वज़ीर आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। जजिस के अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक मतन अदालत को नहीं दिखाया। मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि सफारती ताल्लुकात के बायस अदालत मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर की रूलिंग पर खुद नोटिस सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का असम्बलियाँ तहलील करने का इक़दाम सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक के मुनाफी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले में करार दिया है कि कौमी सलामती के लिए दी गई स्पीकर रूलिंग शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए थी। सबूत के बगैर दिए गए हुकूमती इक़दामात का जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। साथ ही मुअज़्ज़िज़ अदालत ने यह कहा कि तफसीली रूलिंग से यह साबित हुआ कि बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी, गैर नतीजा खेज हक़ाइक़ स्पीकर को पेश किए गए। डिप्टी स्पीकर ने इसी वजह से बैरूनी साजिश पर तहकीकात करवाने की रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले में कहा कि आर्टिकल 69(1) में यह वाज़े है कि पार्लिमानी कार्रवाई को अदालत से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लिमानी कार्रवाई में आइनी खिलाफ वर्जी हो तो इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अदालत मुकन्ना के मामलात में आइनी हुदूद पार ना होने तक मदाखलत नहीं करेगी। फिर फैसले में यह भी कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 95(2) के तहत स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का पाबंद है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देने का फैसला ज़ाती तौर पर
वजीर कानून के कहने पर किया। मजीद ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर के अपने इख्तियारात से मुतालिक आर्टिकल 69(1) पर अमल दरामद में नकाइस थे। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश होने के बाद 22 मार्च को इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की और स्पीकर ने 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की। तफसीली फैसले में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि रूलिंग आइन में स्पीकर को दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ था। रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है, डिप्टी स्पीकर के पास तो रूलिंग का इख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसले में लिखा कि स्पीकर की रूलिंग के बाद मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हुआ। आईनी बहरान से मुल्क का हर शहरी मुतासर हुआ। बतौर अदालत हम सख्ती से कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फैसले पर तनकीद की। साबिक वजीर कानून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मुअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले पर क्या कहा, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है, हमें नहीं लगता मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार, हम मटेरियल रख रहे हैं, आप मटेरियल देखने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि ये मटेरियल जो है वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटेरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटेरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। अंततः आप किसी मिशन पे हैं। फवाद चौधरी साहब जिस इजाफी नोट की बात कर रहे हैं वो जस्टिस मज़हर आलम साहब ने लिखा, जिसमें कहा गया कि नज़रिया ज़रूरत के तहत नए इंतखाबात की इस्तदा किसी सूरत काबिल गौर नहीं। नज़रिया ज़रूरत से कभी भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, सिर्फ जमहूरियत को नुकसान हुआ। इजाफी नोट में ये लिखा गया है, आर्टिकल 6 की बात की गई है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी और फवाद चौधरी, इन सब ने आइन से सरकशी की। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर आइन का आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ते हैं। ये वही इजाफी नोट है जिस पर फवाद चौधरी साहब जिस इजाफी नोट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। एतजाज़ अहसन साहब, इस सारी फैसले के बाद इजाफी नोट में जो लिखा गया आर्टिकल 6 की बात की, इस सब का लुबे लुबाब आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 बनता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? जहाँ तक तो इजाफी नोट का ताल्लुक है ना, इसमें तो मैं फवाद चौधरी की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये जज साहब को क्या ये आर्टिकल 6 ना हो गया, ये हर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ तो जो हाई कोर्ट के जज रोजाना फैसले देते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट अपसेट कर देता है, ये जिसमें उनको कलअदम करार दे देता है कि ये आइन के खिलाफ जजमेंट आइन के मुताबिक नहीं है, क्या उन हाई कोर्ट के जजों को भी फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? ये जो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजाए मौत किसी को देता है और हाई कोर्ट उसको खिलाफ कानून कह देती है, और अगर खिलाफ कानून है तो खिलाफ आइन भी है आर्टिकल 5 के तहत, और अगर ये खिलाफ कानून आइन है और उस पर आपने आर्टिकल 6 लगा देना है तो फिर तो वाकईतन वो जिस तरह कह रहा है कि रस्सियां कम हो जाएंगी, ये तो कत्लगाह बन जाएगी। ये आइन ना हुआ, कत्लगाह हो गई। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि आइन की खिलाफ वर्जी कम से कम 1000 मरतबा हर रोज होती है पाकिस्तान में। किस तरह कि कराची से लेकर खैबर तक जितना डिप्टी कमिश्नर है, जितना इनकम टैक्स अफसर है, वो जो अगर गलत डिप्टी कमिश्नर किसी को सुने बगैर फैसला कर देता है, या वो जो इनकम टैक्स आर्टिकल 6 जिन्होंने फ्रेम किया था पीपल्स एतजाज साहब, उनका मुद्दा तो ये था ना कि कोई फौजी डिक्टेटर, कोई ताले आजमा जो है वो कोशिश ना करे, मुसल्लत ना हो, मार्शल लॉ ना लग जाए, आइन को खत्म हो जाए। तो आइन खत्म होने की बात ही ना, यहाँ आइन खत्म तो नहीं हुआ कि आइन को अब खत्म कर दें और अपनी मर्जी का। ये आइन की खिलाफ वर्जी तो सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर अब ये जो माइनॉरिटी जज हैं, इन्होंने जो फैसला दिया मेजॉरिटी तो उनके साथ एग्री नहीं करती,
अगर मेजॉरिटी नहीं एग्री करती तो इन्होंने गलत फैसला दिया है, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है इन्होंने। हाँ। फिर आर्टिकल 6 इन पे भी लगेगा सही कि वो तो असल लॉ तो वो है जो मेजॉरिटी और अक्सरियती फैसला, वो कानून है और आइन है। ये तो एक राय है और राय इन्होंने इस तरह गलत दी है। इजाफी नोट की कोई हैसियत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इजाफी नोट की कोई हैसियत नहीं। और एक चीज मैं आपको चलते बता दूं कि ये इस तरह अगर होने लगे कि हर आइन की खिलाफ वर्जी पे आप कहें कि जी इस पे आर्टिकल 6 लगाओ, सदर पे लगाओ, उसपे आपको पता है कि नवाज शरीफ की असेंबली 1993 में असेंबली भी हुकूमत भी ये तहलील कर दी थी, सदर गुलाम इसाक खान तहलील कर दी थी, बर्खास्त कर दी थी काबीना भी और पूरी असेंबली भी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इसने 17 अप्रैल को तहलील की थी 1993 और 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी असेंबली और कहा था कि सदर का ये एक्शन खिलाफ आइन है। क्या सदर इसाक खान पे किसी ने कहा कि आर्टिकल 6 लगाओ? उसने खत्म कर दी थी असेंबली। वो तो सदर के पास तो इख्तियार आपने आइन में दिया हुआ था ना 58(2)B के तहत। नहीं, वो दिया हुआ था पर उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि गलत आपने इस्तेमाल किया है, उसकी तौसीक नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी असेंबली और कहा कि ये आइन के बिल्कुल खिलाफ इसने एक्शन लिया है सदर ने, और सदर का एक्शन 0 कर दिया। अब वहाँ क्या आर्टिकल 6 लग गया गुलाम इसाक खान। अच्छा एतजाज साहब, एक चीज बताएं, एक तो आइन आप बिल्कुल खत्म कर दें, मार्शल लॉ ले आए, अपना कानून ले आए, आइन से आइन के मुताबिक ना चलें, एक तो ये चीज है। एक है आइन से मुनहरिफ होना, आइन से हटकर कोई काम करना, इन दोनों में क्या फर्क है और आइन से मुनहरिफ होने की क्या सजा है? आइन से कौन मुनहरिफ हो रहा है? आइन से मुनहरिफ वो डिप्टी स्पीकर तो नहीं हो रहा, वो तो वो गलत फैसला कर रहा है, ये यकीन है, ये गलत फैसला कर रहा है। पर इनहराफ बगावत तो नहीं। लेकिन फैसले में कहा है ना कि आइन के आर्टिकल 95(2) के तहत स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का पाबंद है आइन के तहत, जो उन्होंने नहीं करवाई। नहीं, वो बिल्कुल उसने गलत किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने। दो अलग बातें हैं, एक है कि क्या डिप्टी स्पीकर से या स्पीकर से गलती हुई, गलत फैसला हुआ कि ना हुआ। एक है कि उसको क्या इस पे फांसी लगा देनी चाहिए। इस पे प्रेसिडेंट अलवी को भी फांसी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। ये सिविलियंस के साथ ये होगा। ये मैं आपको बताऊं मैं क्यों इस पे परेशान हूँ कि ये कल मुस्लिम लीग नवाज पे भी लगेगा, पीपल्स पार्टी पे भी लगेगा। ये कानून सिविलियंस के लिए और बनाते हैं। असल में आर्टिकल 6 जब सिविलियन पार्लियामेंट ने बनाया था तो बनाया इस लिए था कि ये जो आदमी आके कहता है कि मैंने आइन को मनसूख कर दिया, कोई डिक्टेटर ना आ जाए, किताब थी मैंने इसको फाड़ के बाहर फेंक दी, अब मैं कानून हूँ, मैं हूँ कानून। तमाम इदारों पे मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। उसमें परवेज मुशर्रफ है, उसमें ज़ियाउल हक है, उस लिस्ट में याया खान है, फारूक और अयूब खान है। अब ये कोई सिविलियन के साथ आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए। आइन की खिलाफ वर्जी तो रोजाना अदालतें, सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5-7 केस आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से अफसरों के फैसले जो है कलअदम करार देती होगी रोजाना पे की बेसिस। अच्छा एतजाज साहब, सदर पाकिस्तान के सदर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, वो इम्पीचमेंट ही उसका तो एक हल है जब तक इम्पीचमेंट नहीं हो जाती। वो बिल्कुल 248 आर्टिकल जो है वो ये कहता है, बिल्कुल कहता है। पर ये तो कह रहे हैं ना कि उड़ा दो। वो एक पेशावर से जज थे, बड़े अच्छे जज थे और वो चीफ जस्टिस भी थे, वो चीफ जस्टिस सेठ पेशावर के साल पहले बहुत हुए। उन्होंने फैसला दे दिया था कि
इसके खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, कि इसको टांगा जाए, लटका दिया जाए। बिल्कुल, जब आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाई थी और डी चौक में 3 दिन लटकाए रखा जाए ताकि तबे बड़ी लेदे हुई थी इस जजमेंट पे, उसको खाएं। भाई वो लॉ नहीं है, लॉ कौन से कानून के तहत आप ये किसी को की लाश की इस तरह बेहुरमती कर रहे सकते हैं? मैं इमरान इसके परवेज मुशर्रफ के सख्त खिलाफ, मैंने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई, मैंने उसको निकाला, हमने निकाला, बुकला ने हमने निकाला, और हम उसके खिलाफ है। पर हम ये नहीं चाहते कि उसकी जज साहब कह रहे हैं कि सही है कि लाश टांगे रखो और उसको ये चीलें और गिद्दें खाएं, और ये कहाँ से ले आते हैं? ये इसी तरह मरियम नवाज तो आज खुलकर कह रही है ना कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं विफाकी हुकूमत से कहती हूँ कि इन्होंने आइन तोड़ा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह नैब का कानून आज सबके गले पड़े और इन्होंने नहीं बदला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल आने वाले वक्त में ये सबको भुगतना पड़ सकता है। राना सनाउल्लाह जो लगा हुआ है ना, उसको कानून का पता है ना कुछ, पता नहीं वो लॉ मिनिस्टर पंजाब का किस तरह रहा है, और अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो भी कहता है कि जी मैं सबको लगा दूंगा। काम शुरू हो गया इस पे, वो ये कहा है उन्होंने। आर्टिकल 6 बिल्कुल नहीं लग सकता, ये उस जज साहब ने भी गलत कहा है, और मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं आर्टिकल 6 का कि इनको आप जो है ना वो नाअहल करें, डी-सीट कर दें इनको। और नहीं, आर्टिकल 6 का रेफरेंस उसके तहत कोई डी-सीटिंग तो नहीं होती ना, उसके तहत तो क्रिमिनल ट्रायल है और सजा उसकी ट्रीजन की मौत है। ये क्या डी-सीटिंग क्या चीज है? और ना इससे ये हो सकता है। ये बात ही गलत है कि आर्टिकल 6 ऐसी चीज है कि जो उठाए वो चल जाए, जो गलती करे उस पर आर्टिकल 6 लगा दो, तो यहाँ तो सारा आइन और सरजमीन पाकिस्तान सारी मकतल बन जाएगी। आप ये आपने कर दिया कि वो उसका फैसला गलत है, उसको सेटिसाइड कर दी। उससे भी मैं वैसे समझता हूँ कि ये जो मामला है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का, देखो जिस नुक्ते से आप आगाज करते हैं और जिस समत पकड़ लेते हैं, वो डिटरमिन करती है, तयन करती है कि आपकी माँ आप किस नतीजे तक पहुंचे। अब अगर आप इस नुक्ते से शुरू होते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो पूरी है उसने गलत तौर पे दरखास्त किया हाउस को और निकल गया और वोटिंग नहीं होने दी। हाँ। वोटिंग हक था, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, ये वोटिंग उन MNA का हक था जो उसके खिलाफ, इमरान के खिलाफ लाना चाहते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन अब इसको इसी मामले को आप एक और नुक्ता आगाज से शुरू कर दें, फर्ज करें। वो नुक्ता आगाज ये है कि रिपोर्ट जो मिनट्स जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहली दफा डिस्कस किया, जब इमरान खान उस पे सदारत कर रहा है तो बतौर वजीर आजम, तो उन्होंने उस पे कहा है कि मदाखलत हुई है और एहतजाज करो, मदाखलत हुई है। अब ये कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, मदाखलत हुई। भाई अगर इरादा होगा तो उसके बाद ही अमल होगा ना। अगर मैं इरादा करता हूँ कि मैं अभी जहाँ बैठा हूँ उठ के बाहर चला जाऊँ, तो उसके बाद अमल करूंगा। तो अगर अमल हो गया है, लेकिन अदालत ने फैसले में ये भी तो कहा है ना कि कोई इन्होंने मतन पेश नहीं किया, मतन की मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वो अदालत ने रिलाई किया है उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द जो डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उस पे अगर आप रिलाई करते हो तो आप ये मानते हो कि मदाखलत हुई है, क्योंकि उसने कहा है कि मदाखलत हुई। अगर मदाखलत हुई है तो साजिश भी हुई है, क्योंकि साजिश इरादा है, मदाखलत उस पे अमल है। साजिश अगर इरादा नहीं होगा तो अमल ही नहीं होगा, और अगर अमल हुआ है तो यकीनन इरादा हुआ है पहले। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो बारहा ये क्लियर कर चुकी है कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। DG ISPR मीडिया पर आकर ये बात कर चुके हैं। ये और DG ISI को क्या पता, DG ISPR का लॉ, मैं लॉ आपको बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है
कि कोई अमल हो जो कि गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो या क्रिमिनल अमल हो और उसके पीछे इरादा ना हो। इरादा ना हो तो फिर वो गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है। अब ये कहते हैं कि अमल हुआ है, मदाखलत हुई है। दूसरी मीटिंग में जिसपे शहबाज शरीफ सदारत करता है उसमें भी उसके उन पहले मिनट्स को मतलब उसकी तौसीक की जाती। अब जब ये कमेटी कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मदाखलत हुई है, तो उसमें ये यकीनन है कि इरादा हुआ है पहले, यानी साजिश हुई है और मदाखलत उसके बाद हुई है। अब अगर ये हुई है तो उसके बाद ये कहना कि ये कोई सबूत हमारे सामने नहीं पेश हुए, मैं तो समझता हूँ ये सबूत प्राइमा फेसाई इंक्वायरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए और आर्टिकल 184 की भी तहत पूरी कार्रवाई करने के लिए। वो मेमो गेट पे तो एक ऐसे खत पे सुप्रीम कोर्ट ने 14 जज के कितने 12 जज बिठा दिए थे जिसमें दस्तखत भी नहीं थे। हाँ, मेमो गेट कोई साजिश मानता ही नहीं था। यहाँ आप मान रहे हैं, यहाँ वो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन तस्लीम कर रही है कि मदाखलत हुई है। अगर मदाखलत हुई है तो उससे पहले साजिश हुई है, इरादा हुआ है। तो ये से ज्यादा बंदों ने फैसला किया है कि ये हमने करने जाना है, ठीक है, फिर वो करने जाते हैं रेजीम चेंज की कोशिश। ये सिविलियंस को जिस छड़ी से हाँका जाएगा वो मैं आपको बता दूं, वो ये इमरान खान कोई नहीं होगा, वो नवाज शरीफ को भी होगा, वो पीपल्स पार्टी की सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तरह होगा। ठीक है, हमें यहाँ इस चीज की एहतियात करनी चाहिए। सही। और ये जो कानून है वो कानून है, ठीक है, की बालादस्ती होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।